So, hello students, welcome to this Science Tech. I am assisting our science teacher. We are going to study about a very new chapter which name is material around us. This is the chapter number 3 and this is the part number 1 of this chapter. We are going to complete this chapter in total 2 parts. This is the part 1 and one more part is coming soon. The total explanation of this chapter including materials, classification of materials or so many topics are going to complete in this two part. प्यारे बच्चों, फिर से आपका स्वागत है। मैं आशीष सिंह, आपका साइंस टीचर। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मटेरियल्स अराउंड अस जो चैप्टर है हमारा। इस मटेरियल्स अराउंड अस को, जो कि आपके बुक के अनुसार चैप्टर नंबर तो 5 होना चाहिए, लेकिन जो हम लोग का एनसीईआरटी का जो नया सिलेबस आया है, यानी कि हम लोग का अभी जो सेशन चल रहा है, इस सेशन में जो एनसीईआरटी का सिलेबस आया है, इस एनसीईआरटी के सिलेबस में जो आपका चैप्टर नंबर 4 था फाइबर टू फैब्रिक, इसको टोटली डिलीट कर दिया गया है। घबराने की बात नहीं है कि सर इसको डिलीट कर दिया गया है तो हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे। ये चैप्टर जो है आपको क्लास 7 में फिर से मिलेगा, उसमें हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। और जो इस फर्स्ट वाला जो चैप्टर था, सबसे फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, उसको भी हम लोग डिलीट कर चुके हैं। अभी तक हम लोग चैप्टर नंबर 1 में अपने कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में पढ़े थे, ठीक है। फिर चैप्टर नंबर 2 में हम लोग सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस के बारे में पढ़े हैं, और चैप्टर नंबर 3 जो है ये मटेरियल्स अराउंड अस पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। तो टोटल 5 पढ़ने थे, इसमें 3 हम लोग पढ़े हैं, तो 2 चैप्टर को डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। पहला चैप्टर था फूड वेयर इट कम्स फ्रॉम, और दूसरा जो आपका चैप्टर डिलीट हुआ है वो है आपका फाइबर टू फैब्रिक। ये 2 चैप्टर डिलीट हुए हैं और बाकी हम लोग अभी इस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ज्यादा बात ना करते हुए सबसे पहले हम लोग चलेंगे अपने इस चैप्टर के डिस्कशन पे। जो चैप्टर का हम लोग का नाम है कि मटेरियल अराउंड अस, यानी हमारे आसपास में जो भी मटेरियल होते हैं हमारे आसपास। जैसे आप एक बार नजर दौड़ाओ, हम जहां से नजर दौड़ा पा रहे हैं कि हमारे आसपास तो हम हैं, ये आपके अलमीरा है, चेयर है, आपका पैनल है, बुक्स है, बहुत कुछ है। यानी मटेरियल्स बहुत ज्यादा हमारे आसपास में होते हैं। अब इन मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन अलग अलग होता है, इन मटेरियल्स का प्रॉपर्टीज अलग अलग होते हैं, ये मटेरियल्स अलग अलग चीजों से बनाए गए होते हैं, ये मटेरियल्स अलग अलग शेप के होते हैं, अलग साइज के होते हैं, अलग कलर के होते हैं, अलग प्रॉपर्टीज के होते हैं, ठीक है। यानी ये जितने भी मटेरियल्स हमारे आसपास में होते हैं, सबके अंदर में जो इनका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो आपका क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। आपके बनावट के आधार पे ये सब डिफरेंट होंगे, इनके शेप के आधार पे सब ये डिफरेंट होंगे, इनके साइज के आधार पे ये डिफरेंट होंगे, कलर के आधार पे डिफरेंट होंगे, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे ये क्या होंगे, एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। तो हमारे आसपास में जितने भी मटेरियल्स होते हैं या हमारे आसपास में जितने भी मटेरियल्स पाए जाते हैं, इन सब के बारे में हमको जानना है, इन सब के बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। कि कहाँ से आते हैं, किसी से बनते हैं, इनके प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि ये हमारे आसपास में जो भी ऑब्जेक्ट है, हमारे आसपास में जो भी आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, हमारे आसपास जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं उनमें किस किस तरह के ऑब्जेक्ट को हम देख पाते हैं, ठीक है। अब देखिए, हमारे आसपास सबसे पहले हम लोग फूड देख सकते हैं, क्लॉथ्स को देख सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे वैरायटीज के फूड हम लोग देखते हैं, बहुत सारे वैरायटीज के क्लॉथ देखते हैं, ठीक है। अब सिर्फ फूड और क्लॉथ्स ही नहीं, हमारे आसपास बहुत कुछ दिखता है। जैसे हमको आप चेयर देख लो, ब्लॉक कार्ड देख लो, साइकिल देख लो, कुकिंग यूटेंसिल्स देख लो, बुक्स देख लो, क्लॉथ्स देख लो, टॉयज देख लो, ठीक है, वाटर है, स्टोन है, बहुत सारी चीजें हैं आप अपने आसपास देख सकते हो। और सिर्फ आप लोग देख के गुजर जाते हो, उससे काम लेके गुजर जाते हो, उसका यूज करके गुजर जाते हो, ये चले जाते हो। एक बार उसके बारे में डिटेल सोचना, उसके बारे में थिंक करना, ये किस चीज से बना होगा, है ना, इसके जैसा और कौन है ना, ये इस शेप का और ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, इस कलर का और सब, ये तुमको थिंक करना है, इस बारे में सोचना है। तो तुम जब सोचोगे उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, उसके शेप के बारे में, उसके साइज के बारे में, उसके कलर के बारे में, कोई भी एक ऑब्जेक्ट को उठा लो, कोई भी एक मटेरियल को उठा लो, तुम किसी कंक्लूजन तक पहुंचोगे, उससे तुम कुछ साइंस निकाल पाओगे, उससे तुम किसी दूसरे मटेरियल्स को कंपेयर कर पाओगे, उससे तुम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से कंपेयर कर पाओगे। तो हमारे आसपास तो बहुत सारी चीजें होती है, हमारे आसपास बहुत सारी चीजें पाई जाती है, हमारे आसपास बहुत सारी चीजें दिखाई पड़ती है, ठीक है, जिनके अलग अलग शेप होते हैं, जिनके अलग अलग कलर्स होते हैं, जिनके अलग अलग आपकी यूजेस होते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम लोग को नेक्स्ट ये जानना है कि हमको ये सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये सारे मटेरियल्स हैं, इनको क्या करना है, क्लासिफाई करना है, इनको क्या करना है, क्लासिफिकेट करना है, इनको आपका डिफरेंस करना है। अब देखिए, क्लासिफिकेशन
कहते किसको है हम लोग, या ग्रुपिंग कहते किसको है? द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल्स अकॉर्डिंग टू द सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। ठीक है, कि किसी भी मटेरियल्स, बहुत सारे मटेरियल्स आपके पास रखते हैं, बहुत सारे मटेरियल्स की घर में आप बैठे हो और वहां से आप उन सारे मटेरियल्स की सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग और डिससिमिलरिटी के अकॉर्डिंग आप उसको क्या कर रहे हो, ग्रुपिंग कर रहे हो, उसको क्या कर रहे हो, सॉर्टिंग कर रहे हो, उसको क्या कर रहे हो, निकाल रहे हो। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, क्लासिफिकेशन बोलेंगे। सो मान लीजिए कि आप किसी स्कूल के लाइब्रेरी में चले गए, लाइब्रेरी में गए, लाइब्रेरी में जाने के बाद आपने ये देखा क्लास 1 का, क्लास 2 का, क्लास 3 का, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक का बुक पूरा पड़ा हुआ है, पूरा का पूरा बुक का एक संग्रह है। अब आप क्या करोगे, आप उसमें से जो आपको यूज हो, जैसे मान लो क्लास 6 के बच्चे हो आप, तो आप क्लास 6 का बुक उसमें से निकालना स्टार्ट करोगे। तो तुम यहाँ पे किस प्रॉपर्टी का यूज किए, तुम एक प्रॉपर्टी का यूज किए जिसके रेस्पेक्ट में तुम बुक निकाल रहे हो, क्या, क्लास 6। हमको उन सारे बुक्स के भंडारे में से, उन सारे बुक्स के कलेक्शन में से क्लास 6 के बुक को क्या करना है, निकालना है, क्लास 6 के बुक को क्या करना है, सॉर्ट करना है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। इसी को हम क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन कहते हैं। यानी कि किसी ऑब्जेक्ट्स के सिमिलरिटीज, यानी जितने भी आपके क्लास 6 के बुक होंगे उनमें एक सिमिलरिटी होगा कि नहीं होगा, तो सब क्लास 6 के, उस पर 6 लिखा होगा। तो जितने भी आपके ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी सिमिलरिटीज या डिससिमिलरिटीज के अकॉर्डिंग आप उनको ग्रुपिंग करते हो, आप उनको सॉर्टिंग करते हो, आप उनको फिल्टर करते हो। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन कहते हैं। अब देखिए, जो आपके मटेरियल्स होते हैं, जैसे मान लीजिए जो भी आपके पास मटेरियल्स है, अभी इन मटेरियल्स को अगर हम बहुत ही बेसिक रूप से इसको हम बोले कि इस बाबू इस मटेरियल्स को क्या करो, आप क्लासिफाई करो। इसको क्या करना है, आपको क्लासिफाई करना है। तो आप सबसे पहले इसको क्लासिफाई करोगे किस बेसिस पे, इसमें आपका लाइव है कि नहीं, यानी कि इसमें आपका जीवन है कि नहीं है। ठीक है, तो जिसमें आपका जीवन होता है उसको हम लोग बोलते हैं लिविंग थिंग्स। क्या बोलते हैं, लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स। और जिसमें नहीं होता उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, देखिए आप ये मत बोलना कि सर आप ये किस चैप्टर से किस चैप्टर में जा रहे हो। अभी आपको ये बता रहे हैं कि आप मटेरियल्स को या ऑब्जेक्ट्स को किस प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हो, वो कौन कौन सा ऐसा बेसिस है जिसका यूज करके आप मटेरियल्स को क्लासिफाई करोगे। ठीक है, तो पहला हो जाएगा लिविंग थिंग्स, दूसरा क्या हो सकता है, नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, अब लिविंग थिंग्स में आप उस तरह के ऑब्जेक्ट्स को, उस तरह के मटेरियल्स को पुट करोगे जिसके पास जीवन हो, जो ग्रो करता हो, जो रिप्रोड्यूस करता हो, ठीक है, जो आपके मूव करता हो। ये सारी प्रॉपर्टीज लिविंग थिंग्स में होगी, और जो ये काम ना करता हो वो किसमें आएगा, नॉन लिविंग थिंग्स में। तो क्लासिफिकेशन आप मटेरियल्स का कैसे कर सकते हो, किस किस बेसिस पे कर सकते हो, ये आपको बता रहे हैं। फिर आप क्लासिफिकेशन एक और अलग तरीके से भी कर सकते हो। आप क्लासिफिकेशन ऑब्जेक्ट्स का उनके सोर्सेज के बेसिस पे कर सकते हो। सोर्सेज के बेसिस पे, सोर्सेज का बेसिस का मतलब कि आप उस ऑब्जेक्ट को खुद से बना रहे हो, आर्टिफिशियल तरीके से बना रहे हो, या उसको आप नेचर से प्राप्त कर रहे हो। तो एक आपका हो जाएगा आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट्स, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, मैन मेड थिंग्स भी बोल सकते हैं, मैन मेड थिंग्स। और जो ऑब्जेक्ट या जो मटेरियल आपको बाय नेचर मिलता है, प्रकृति के द्वारा दिया जाता है, वो आपका हो जाएगा नेचुरल थिंग्स। क्या हो जाएगा, नेचुरल थिंग्स। तो यहाँ आप लोग देख पा रहे हो कि हम लोग ऑब्जेक्ट्स को कैसे क्लासिफाई कर पा रहे हैं। कुछ ऑब्जेक्ट को हम लोग इस बेसिस पे क्लासिफाई किए कि उनके अंदर जीवन है कि नहीं है, उनके अंदर लाइफ है कि नहीं है। जिस ऑब्जेक्ट के अंदर लाइफ है उसको हम लोग लिविंग थिंग्स बोले, जिस ऑब्जेक्ट के अंदर लाइफ नहीं है उसको हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स बोले। अब नेक्स्ट हम लोग का क्राइटेरिया या नेक्स्ट हम लोग का जो बेसिस है क्लासिफाई करने का, वो ये है कि कौन से ऑब्जेक्ट का मेन सोर्स क्या है, किस ऑब्जेक्ट को कहां से हम प्राप्त करते हैं। तो जिस ऑब्जेक्ट को या जिस आपके ऑब्जेक्ट्स के समूह को अगर हम नेचर से प्राप्त करते हैं, प्रकृति से प्राप्त करते हैं, तो उसको हम लोग नेचुरल थिंग्स बोलेंगे। जिसको हम लोग खुद आर्टिफिशियल तरीके से, मैनमेड तरीके से बनाते हैं, उसको हम लोग आर्टिफिशियल थिंग्स या मैनमेड थिंग्स बोलेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग ऑब्जेक्ट्स या मटेरियल्स को क्या कर रहे हैं, क्लासिफाई कर पा रहे हैं। अभी कुछ देर पहले हम लोग मटेरियल्स को लाइफ के होने या ना होने के बेसिस पे क्लासिफाई किए थे। अब हम लोग मटेरियल्स को उनके सोर्सेज के बेसिस पे, कि वो मटेरियल्स कहाँ से हमको प्राप्त होते हैं, कहाँ से हम उनको ऑब्टेन करते हैं, इसकी बेसिस पे नेचुरल थिंग्स और आर्टिफिशियल थिंग्स या मैनमेड थिंग्स के बेसिस पे उसको हम लोग क्या किए हैं, क्लासिफाई किए हैं। ठीक है, अब देखिए, तो फिर से हम लोग आते हैं कि आखिर में जब बहुत ज्यादा समूह हमारे पास ऑब्जेक्ट्स का होता है
बहुत ज्यादा मटेरियल्स हमारे पास ऑब्जेक्ट्स का होता है, तो उनका जो हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं उनकी किसी खास प्रॉपर्टी के आधार पे, उनके कलर के आधार पे, उनके शेप के आधार पे, उनके साइज के आधार पे, उनकी किसी फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे, उनकी किसी केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे, उनके यूजेस के आधार पे जो हम लोग उनका ग्रुपिंग करते हैं, उनका क्लासिफिकेशन करते हैं, उस क्लासिफिकेशन के एडवांटेज क्या है, आखिर में हमको क्यों क्लासिफिकेशन करना पड़ता है, ये अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसके एडवांटेज हमको क्या मिलते हैं। तो सबसे पहला है कि अगर हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं तो इससे हमको चीजों को पहचानने में बहुत ज्यादा मदद मिलता है। अगर आपके पास 1000 बुक हम ला के यहाँ रख दें, लेकिन अगर आप क्लासिफाई करके उसको निकाल दो, अगर उसको आप क्लास 6 के बेसिस पे या हिंदी के बेसिस पे या साइंस के बेसिस पे, मैथ्स के बेसिस पे, किसी एक प्रॉपर्टी के बेसिस पे सारे ग्रुप में से कुछ आपके ग्रुप को तुम निकाल देते हो, क्लासिफाई कर देते हो, तो उन सारे जो तुम बुक निकाले हो, सॉर्ट किए हो, ग्रुप किए हो, उनको पहचानने में, उनके बारे में समझने में तुमको क्या होता है, हेल्प मिलता है, तुमको क्या होता है, आपको मदद मिलता है। नेक्स्ट है कि क्लासिफिकेशन प्रिवेंटिंग फ्रॉम द गेटिंग मिक्स्ड। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट्स के समूह में से कुछ ऑब्जेक्ट्स को, किसी मटेरियल्स को क्लासिफाई करते हो, तो क्लासिफिकेशन के बाद वो मिक्स नहीं होता है, उनमें आपका फिर से दोबारा मिक्स नहीं होता है, फिर दोबारा उसमें गुम नहीं होगा, दोबारा हमको ढूंढना नहीं पड़ेगा। एक बार उसको आपने फिल्टर कर लिया, तब से वो अलग रहेगा, तब से वो आपका सेपरेट रहेगा, उसमें बाकी सारों में क्या नहीं होगा, मिक्स नहीं होगा। दूसरा है इट हेल्प्स इन लोकेटिंग थिंग्स। आप जिस भी मटेरियल्स को, जिस भी सब्सटेंसेस को क्लासिफाई कर लिए हो, ग्रुप कर लिए हो, उसको लोकेट करने में आसानी होगा, उसको फाइंड करने में आसानी होगा, उसको रखने में आसानी होगा, उसको दोबारा यूज करने में आसानी होगा। ये सारी चीजें, यानी कि उसको एक बार में ही खोज लेने में क्या होगा, एक बार में ही ढूंढ लेने में बहुत आसानी होगा, क्योंकि आपने उसको एक खास प्रॉपर्टी के बेसिस पे, आपने उसको कलर, शेप, साइज, प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, यूजेज के बेसिस पे क्या कर लिया है, उन सारे भीड़ में से उसको अलग निकाल लिया है, उसको आपने सेपरेट कर लिया है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट थोड़ा सा आपको हम बताना चाहेंगे, ये जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं या जो भी ये मटेरियल्स होते हैं, ये किस चीज से बने हुए होते हैं, आखिर में ये बने किससे होते हैं, यानी कि व्हाट आर द मटेरियल्स मेड फ्रॉम, किसी से बने होते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट्स हैं, आप एग्री करना या आप भी बताना कि कोई हमको छोड़े तो नहीं, ऑब्जेक्ट से ये हो सकता है कि वुड से बने हो सकता है कि लकड़ी से बने हो, जैसे हमारा वुड से बने हो, जैसे कि हमारे पास चेयर है, ठीक है, टेबल है, बेड है, ये सब किससे बना होता है, वुड से बना होता है। दूसरा हो सकता है कि वो आयरन से बना हो, या चलिए हम एक ही बार बताते हैं कि आयरन से या किसी मेटल से बना हो, ठीक है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन का रॉड होता है, ठीक है, या आपका कोई भी दूसरा सब्सटेंस जो आपका बना होता है, ब्रिजेस होते हैं, ये सब किससे बने होते हैं, रॉड से या किसी मेटल से। हो सकता है कि वो प्लास्टिक से बना हो, प्लास्टिक से, जैसे मान लीजिए मार्कर है, किससे बना है, प्लास्टिक से बना है, ठीक है। आपका टूथब्रश किससे बना होता है, प्लास्टिक से बना होता है। आपका पेन किससे बना होता है, प्लास्टिक से बना होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपका प्लास्टिक, तो वुड हो गया, आयरन हो गया, प्लास्टिक हो गया, हो सकता है कोई चीज आपका पेपर से बना हो, ठीक है, पेपर से बना हो। बहुत सारी आपके ऐसी सब्सटेंसेस हैं जिनसे मिलने से या जिनके मदद से हम ऑब्जेक्ट्स को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं, या ऑब्जेक्ट्स को क्या करते हैं, बनाते हैं, उनको हम ऑब्टेन करते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग को समझना है कि ये जो हम लोग ऑब्जेक्ट्स का या मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन करते हैं, तो कितने तरह में, कितने पार्ट में करते हैं। ये जो मटेरियल्स हैं, इनका क्लासिफिकेशन जब होता है तो कितने पार्ट्स में होता है। तो सबसे पहला है आपका फिजिकल स्टेट। हम लोग क्लासिफिकेशन को फिजिकल स्टेट के बेसिस पे, ये सब आधार है जिसके आधार पे हम ऑब्जेक्ट्स को क्या करेंगे, मटेरियल्स को क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। यानी सबसे पहला है फिजिकल स्टेट के बेसिस पे हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे। दूसरा हम लोग अपीयरेंस के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करेंगे। अपीयरेंस का मतलब कि चमक, वो कैसा हमको दिख रहा है, उसका जो फर्स्ट इमेज हमारे दिमाग में बन रहा है वो किस तरीके का बन रहा है, कैसा वो इमेज हमारे दिमाग में छोड़ रहा है, उसको अपीयरेंस कहते हैं। फर्स्ट लुक को अपीयरेंस कहेंगे। तो एक मटेरियल या बहुत सारे मटेरियल्स का अपीयरेंस कैसा है, उसके बेसिस पे हम लोग मटेरियल्स को क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। हार्डनेस के बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे, कौन से मटेरियल हार्ड है या कौन से मटेरियल सॉफ्ट है।
सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई करेंगे कि कौन सॉल्युबल होते हैं, कौन आपके नॉन सॉल्युबल होते हैं। फिर डेंसिटी के बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे कि कौन आपका हाई डेंस होता है, कौन लो डेंस होता है। फिर हम लोग ट्रांसपेरेंसी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करेंगे, कौन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं, कौन से ऑब्जेक्ट ट्रांसलूसेंट होते हैं और कौन से ऑब्जेक्ट ओपेक नेचर के होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं अपने फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर या कोई भी आपके पार्टिकल्स, जो भी आपके ऑब्जेक्ट हैं, जो भी आपके ऑब्जेक्ट हैं, उनके फिजिकल स्टेट के बेसिस पे, फिजिकल स्टेट के बेसिस पे कैसे उनको हम क्लासिफाई करते हैं। अब सबसे पहले समझिए कि फिजिकल स्टेट होता क्या है। हम यहाँ पे अगर आपको बोल रहे हैं कि फिजिकल स्टेट, तो ये जो शब्द है आपके पास फिजिकल स्टेट, इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज अगर आपके सामने रखी हुई है, ठीक है, कोई भी चीज अगर आपके सामने रखी हुई है, कोई ऑब्जेक्ट आपके सामने रखी हुई है, तो उस ऑब्जेक्ट का अवस्था क्या है, उस ऑब्जेक्ट का जो स्टेट है वो कैसा है, वो ऑब्जेक्ट जो है वो सॉलिड फॉर्म में है या वो ऑब्जेक्ट जो है वो लिक्विड फॉर्म में है या वो ऑब्जेक्ट आपका गैसियस फॉर्म में है, ये किस फॉर्म में होता है, उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल स्टेट। जो आपको सामने से बिना छुए, सामने से दिख क्या जाए, सामने से देख के आप पता कर लो कि वो किस स्टेट में है, उसी को हम लोग फिजिकल स्टेट बोलते हैं। ये फिजिकल स्टेट जो है उसके इंटरनल कंपोजिशन से हमको नहीं दिखता, उसके फिजिकल लुक से देख के हम बता सकते हैं कि वो किस स्टेट में है, सॉलिड में है कि लिक्विड में है कि गैस में। ठीक है, तो अब आपने समझा कि फिजिकल स्टेट ऑफ मटेरियल्स के बेसिस पे या फिजिकल स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बेसिस पे हम लोग मटेरियल्स या ऑब्जेक्ट्स को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो हम लोग मटेरियल्स या ऑब्जेक्ट को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला सॉलिड होगा, दूसरा लिक्विड होगा और तीसरा गैस होगा। तो मान लीजिए आपसे पूछेगा बाबू चलो हमको सॉलिड के कुछ एग्जांपल्स दो, तो आप क्या क्या एग्जांपल्स दोगे सॉलिड के? सर हम लोग बच्चे हैं, हम लोग पढ़ाई करते हैं, तो हम लोग का बुक सॉलिड है, हम लोग का कॉपी सॉलिड है ना, हम लोग चेयर सॉलिड है, टेबल सॉलिड है, हम लोग का पेन जो है ये सॉलिड है। ठीक है, हम लोग का जो खिलौना है, टॉय जो है ये सॉलिड है। बहुत सारी चीजें जो घर में पड़ी हुई हैं, ये सब क्या होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। आपसे पूछे ठीक है चलो सॉलिड तो तुम लोग जानते हो, चलो थोड़ा लिक्विड का एग्जांपल दो कि बाबू लिक्विड में कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स आएंगे या कौन कौन से मटेरियल्स आएंगे। तुम लोग बोलते हो कि सर जो हम लोग पानी पीते हैं ना, वाटर, जो हम लोग का वाटर है ये सॉलिड है, जो सॉरी लिक्विड है। जो ऑयल हम लोग लगाते हैं बालों में या जो ऑयल हम लोग यूज करते हैं खाना बनाने में, जैसे कि वेजिटेबल ऑयल का यूज करेंगे हम लोग खाने को बनाने में, तो वो लिक्विड है। गर्मी के दिन में जो हम लोग जूस पीते हैं, मैंगो जूस, ठीक है, और आपका एप्पल जूस, ग्रेप जूस, जो भी हम लोग जूस पीते हैं वो जूस आपका लिक्विड है। ठीक है, बहुत सारी चीजें जो है वो कोल्ड ड्रिंक जो होता है, कोल्ड ड्रिंक भी क्या होता है आपका लिक्विड होता है। तो बहुत सारी चीजें जो है वो लिक्विड फॉर्म में आपको दिख जाएगी। ठीक है, अब देखिए तो सॉलिड के कुछ एग्जांपल्स तो आपने कर लिया, सॉलिड के कुछ एग्जांपल्स तो आपने किया, कुछ एग्जांपल्स आपने लिक्विड के किया। अब कुछ एग्जांपल्स आप लोग बताओ कि गैस का, तो गैस के एग्जांपल्स कौन से होंगे सर? तो आप लोग बताइए कि आप लोग जो ब्रीदिंग करते हो, आप लोग जो सांस को लेते हो फिर सांस छोड़ते हो, तो आप किस तरह के एयर को लेते हो? बोलोगे सर हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं। क्या लेते हैं? हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं। क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग क्या करेंगे? रिलीज करेंगे। और सर बताइए, तो आप लोग ऑक्सीजन लोगे, आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करोगे। और भी तो आपके एयर हैं, जैसे मान लीजिए कि जो प्लांट्स हैं या जो ट्रीज हैं, उनको अच्छी ग्रोथ के लिए कौन सा चाहिए? आपको नाइट्रोजन चाहिए। तो नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में एयर के फॉर्म में तो पाया जाता है। आर्गन ये एयर के फॉर्म में पाया जाएगा। ठीक है, हीलियम एयर के फॉर्म में पाया जाएगा, हाइड्रोजन ये सब एयर के फॉर्म में पाए जाएंगे। तो ये सब क्या है? आपका गैसियस स्टेट है। अब इस गैसियस स्टेट में जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग पढ़ते हैं एयर पॉल्यूशन। क्या पढ़ते हैं? एयर पॉल्यूशन। तो अब एयर पॉल्यूशन में भी आपका जो भी गैस आते हैं, जैसे मान लीजिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये भी तो एयर है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड ये भी आपका एयर है। तो यहाँ पे आपको हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको बताएं कि कैसे हम लोग मटेरियल्स
या ऑब्जेक्ट्स के फिजिकल स्टेट के बेसिस पे, मटेरियल्स या ऑब्जेक्ट्स के फिजिकल स्टेट के बेसिस पे उस मटेरियल्स या ऑब्जेक्ट्स को हम लोग तीन पार्ट में, सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब नेक्स्ट हमको जानना है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स इन सॉलिड, लिक्विड और गैस के क्या होते हैं, उसके बारे में समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहला हम बात करेंगे सॉलिड का, कि सॉलिड का जो शेप होता है, सॉलिड का जो आकार होता है वो डेफिनिट होता है, फिक्स होता है। जैसे मान लीजिए कि ये जो आपका यहाँ पर पेन दिख रहा है, ये पेन कुछ आपको किस प्रकार का दिख रहा है, ये पेन आपको ट्रायंगुलर प्रिज्म जो होता है, इस ट्रायंगुलर प्रिज्म के जैसा इसमें लेंथ आ गया है, उस आकार का दिख रहा है, ठीक है। अब ये मान लीजिए कि मेरे पास वेट, हाँ, जैसे कि एक फोन है, ये एक फोन है, ये फोन कैसा आपको दिख रहा है, क्यूबॉइडल शेप का दिख रहा है। तो ये सबका जो शेप है, ये सबका जो शेप है वो शेप कैसा है, सबका शेप आपका फिक्स है। अब इस फोन को, इस मार्कर को, उस डस्टर को या आपकी ज्योमेट्री बॉक्स को, आपकी बुक को, इन सबका शेप आप बदल सकते हो, और इन सबका शेप बदल नहीं सकते। जो बदल नहीं सकते हो तो सबका शेप कैसा होता है, डेफिनिट है, सबका शेप डेफिनिट है। वॉल्यूम सबका डेफिनिट है। वॉल्यूम का मतलब कि आखिर में इसके अंदर कितने अमाउंट में आपके इंटरनल कंपोजिशन भरे पड़े हैं, इंटरनल सब्सटेंस कितना अमाउंट में भरा पड़ा है। अगर ये आपका 100 ग्राम है, ये इसके अंदर 100 ग्राम मटेरियल यूज हुआ है, तो इसको कहीं भी लेके जाओगे तो 100 ग्राम ही मटेरियल इसमें होगा, उससे ना ही आपका जाने से कम हो जाएगा और ना ही जाने से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। इसके वॉल्यूम फिक्स होते हैं, इसका शेप फिक्स होता है, कोई दिक्कत। अब इसमें कुछ एग्जांपल्स देख लो। तो सॉलिड के जो एग्जांपल्स आपको पहले भी हम दिए थे, तो सॉलिड में से चेयर, स्पून, टेबल, बेड, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, टेलीविजन, पैनल, ठीक है, ये सब क्या होता है, ये सब आपके सॉलिड के एग्जांपल्स हैं। और फिर हम लोग आते हैं लिक्विड। तो लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे लिक्विड का। तो लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होता है। लेट्स सपोज कि आपके पास दो अलग अलग शेप का क्या है, कंटेनर है, दो अलग अलग शेप का कंटेनर है। जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक बॉल है, ये आपको हेमिस्फीयर शेप का एक बॉल है, और यहाँ पे आपके पास एक जग है, ठीक है। ये सॉरी, हमको जग बनाने आएगा नहीं, तो कोशिश करते हैं। ठीक है, ये आपके पास क्या है, एक जग है, और मेरे पास 1 लीटर वाटर है। मेरे पास क्या है, 1 लीटर वाटर है मेरे पास। अब इस 1 लीटर वाटर को अगर हम इस बॉल में रख दें, ठीक है, या इस जग में रख दें, तो क्या वो बॉल से जब जग में जाएगा तो वो कहेगा कि नहीं हम इस बॉल में, इस जग में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमको इस जग का शेप अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा बात तो नहीं है। आप उस 1 लीटर वाटर को जिस भी कंटेनर के शेप में रखोगे, जिस भी आप पात्र में रखोगे, जिस भी ये कंटेनर में रखोगे, वो उसी के शेप को एक्वायर कर लेगा। फिर उसको निकाल के तुम एक ग्लास में रख दो, फिर उसको निकाल के तुम एक ग्लास में रख दो। ये मान लो ग्लास है, तो अब ग्लास के शेप को एक्वायर कर लेगा। उसको निकाल के आप एक बॉटल में रख दो, आप एक बॉटल में, फिर वो बॉटल के शेप को एक्वायर कर लेगा। यानी कि उस वाटर को आप जितने भी कंटेनर चेंज कर रहे हो, वो हर एक कंटेनर के शेप को क्या कर ले रहा है, एक्वायर कर रहा है। वो वाटर जो है, जितने भी कंटेनर को आप चेंज कर रहे हो, हर एक कंटेनर के शेप को क्या कर रहा है, एक्वायर कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जो लिक्विड होता है उसका शेप जो है वो फिक्स नहीं होता है। लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होता है, लेकिन हाँ, लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो क्या होता है, फिक्स होता है। लेट सपोज कि आपने इस बॉल में डालने से पहले वो वाटर का क्वांटिटी कितना लिया था, 1 लीटर लिया था इस बॉल में डालने से पहले। अब चाहे तुम इस बॉल में डालो, चाहे तुम इस जग में डालो, चाहे तुम इस ग्लास में डालो, चाहे इस बॉटल में डालो, वो कंप्लीट वाटर अगर इन सब में चला गया है तो उस सब में आपका मिलजुल के कितना रहेगा, 1 लीटर ही रहेगा। इसमें भी वो 1 लीटर ही रहेगा, इसमें भी 1 लीटर रहेगा, इसमें भी 1 लीटर रहेगा, इसमें भी 1 लीटर। उसको इससे मतलब नहीं है कि वो तुम किस कंटेनर में डाल रहे हो, वो 1 लीटर था और 1 लीटर रहेगा। यानी कि आप लिक्विड को भले तुम कितना भी प्लेस चेंज कर दो, लिक्विड के तुम कितने भी कंटेनर चेंज कर दो,
उसके वॉल्यूम में फर्क नहीं पड़ता है, उसका वॉल्यूम जितना है उतना ही रहता है, उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। तो आपने यहाँ से ये सीखा कि लिक्विड का शेप तो बदलता है, लिक्विड को जिस कंटेनर में डालोगे उसी कंटेनर के शेप को एक्वायर कर लेगा, उसी कंटेनर के शेप को क्या करेगा, गेन कर लेगा। तो लिक्विड का शेप तो बदलेगा लेकिन लिक्विड का जो वॉल्यूम होगा वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स के तौर पे हमको समझ लेते हैं। तो लिक्विड के जो एग्जांपल्स से पहले भी आपको बता चुके हैं, ऑयल, कोई भी ऑयल आपका लिक्विड होता है, आपका एडिबल ऑयल हो, वेजिटेबल ऑयल हो, ठीक है, या आपका सर में लगाने वाला ऑयल हो, या आपके क्रूड ऑयल हो, पेट्रोल डीजल हो, वो सब ऑयल ही होते हैं। ठीक है, और ये सब लिक्विड के फॉर्म पे ही आपके पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट है गैस। गैस का शेप तो अब भी आपका फिक्स नहीं है, देट अब टेक्स ऑफ ऑल द स्पेस दे गेट, ये जितने भी स्पेस इसको मिलेगा सारे स्पेस में ये फैल जाएगा, क्योंकि इस गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स बहुत ज्यादा फैलते हैं, बहुत ज्यादा उड़ते हैं, बहुत ज्यादा आपके क्या होते हैं, फ्लो करते हैं। तो इसको तुम जितना भी बड़ा से बड़ा कंटेनर, जितना भी छोटा से छोटा कंटेनर दे दो, ये अपने उस पूरे कंटेनर के बॉडी को, इंटरनल बॉडी को क्या करेगा, पकड़ लेगा, पूरे कंटेनर के इंटरनल बॉडी को क्या करेगा, एक्वायर कर लेगा। इसके पास अपना कोई फिक्स शेप नहीं है, ये इसी शेप में होगा। ठीक है, आप देखो इसके लिए आप परफेक्ट एग्जांपल है, आप दो तरह का बलून लो, दो तरह का आपको बलून लीजिए। ठीक है, एक बलून लीजिए आप लोग सर्कुलर शेप का, ठीक है, आप सबको पता ही होगा। एक बलून लीजिए आप लोग सर्कुलर शेप का, ठीक है, इस शेप का बलून लो, और एक बलून आप लोग लंबा लो, एक बलून जो है तुम लोग कैसा लो, लंबा लो। अब तुम दोनों में एयर ब्लो करो, इसमें भी एयर ब्लो करो और इसमें भी एयर ब्लो करो। ठीक है, इसमें भी एयर ब्लो करो और इसमें भी एयर ब्लो करो। अब दोनों में एयर ब्लो करोगे तो ये जो बलून आपका पूरी तरीके से सर्कुलर शेप का है, ये बलून जो पूरी तरीके से सर्कुलर शेप का है, ठीक है, तो ये आपको पूरा गोल हो जाएगा और ये आपका एक चेंज हो जाएगा तुम्हारे लेंथ में, ये आपका एक लेंथ में लंबा आपका बलून हो जाएगा, ये आपका लॉन्ग हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि इसमें भी हम लोग एयर ही ब्लो किए थे, इसमें भी हम लोग एयर ही ब्लो किए थे। तो एयर का अगर फिक्स शेप होता तो वो आपका गोल होता तो लंबा नहीं होता, लंबा होता तो गोल नहीं होता, लेकिन एयर का फिक्स शेप नहीं है, ये जिस कंटेनर में जाता है उसी के पूरे शेप को क्या कर लेता है, एक्वायर कर लेता है, उसके पूरे एरिया को क्या कर लेता है, एक्वायर कर लेता है। ठीक है, तो ये होता है एयर का प्रॉपर्टी कि एयर में आपका कोई फिक्स शेप नहीं होता है। चलिए अब दूसरे प्रॉपर्टी पे तरफ बढ़ते हैं कि एयर डू नॉट हैव डेफिनिट वॉल्यूम, एयर का वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता। अगर आपके पास दो कंटेनर है, अगर आपके पास दो कंटेनर है, मान लीजिए कि ये कंटेनर है, ये कंटेनर ए है और आपके पास एक दूसरा कंटेनर है बी, ये कंटेनर आपका बी है। तो इस कंटेनर में आपने अगर 1 लीटर गैस रखा या 1 केजी गैस रखा, ठीक है, मान लीजिए कि आपने इसमें 1 केजी गैस रखा, इस 1 केजी गैस को अगर आपको इसमें एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट करने के बाद ये जरूरी नहीं है कि ये 1 केजी ही होगा, ये जरूरी नहीं है कि ये 1 केजी ही होगा, नहीं, ये आपका डालने के वक्त क्या हो जाएगा, डालने के बाद उस एयर में से कुछ पार्टिकल्स आपके बाहर क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे, कुछ फ्लो कर जाएंगे, कुछ बाहर निकल जाएगा, हो सकता है कि ये 900 ग्राम ही हो, 950 ग्राम ही हो, या आपका 800 ग्राम ही हो। तो अगर इस एयर का वॉल्यूम फिक्स होता तो 1 केजी गैस को अगर दूसरे कंटेनर में हम डाल रहे हैं तो दूसरे कंटेनर में डालने के बावजूद भी वो कितना होता, 1 केजी ही होता, लेकिन डालने के वक्त उसके पार्टिकल्स फ्लो कर जाते हैं, एयर आपका फ्लो कर जाता है, जिसके चलते वो कम हो जाता है। तो ये क्या शो कर रहा है कि एयर के पास ना ही फिक्स वॉल्यूम है, और पहले के लेक्चर्स में हम लोग क्या सीखे थे कि ना ही एयर के पास फिक्स शेप है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट थोड़ा सा एयर के कुछ एग्जांपल्स पे हम लोग आ जाएं। तो एयर के आपके बेस्ट एग्जांपल्स जो होंगे, यानी गैसेस के जो बेस्ट एग्जांपल्स होंगे वो एयर जो हम लोग इनहेल या एक्सहेल करते हैं, जो भी हमारे एटमॉस्फेयर में होते हैं। फिर आपका आता है स्मोक यानी जो धुआं होता है, वो धुआं भी आपका गैस या एयर का ही एग्जांपल है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, अगर यहाँ पे हम बात किए सॉलिड लिक्विड गैस का, मन में है तो पूछ ले रहा है, अगर हम बात किए यहाँ पे सॉलिड लिक्विड गैस का, तो आप हमको
वाटर जो होता है इसके तीनों फॉर्म होते हैं, सॉलिड भी होता है, इसका लिक्विड भी होता है और ये गैस भी होता है। ये तीनों फॉर्म जो है वाटर का, इसके बारे में आप लोग अपने मन में सोच लीजिए कौन कौन होता है। जिसको पता है उसको बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं पता है उसको फिर से बता देते हैं। वाटर का जो सॉलिड फॉर्म होता है उसको हम लोग आइस कहते हैं। वाटर का जो लिक्विड फॉर्म होता है उसको तो खैर हम लोग वाटर तो कहते ही हैं, और जो वाटर का आपका गैसियस फॉर्म होता है इसको हम लोग स्टीम कहते हैं। क्या कहते हैं? भाप कहते हैं, स्टीम कहते हैं। ठीक है, ये आपके तीन फॉर्म होते हैं वाटर का। तो यहाँ से आप ये भी सीखे कि वाटर जो है ये तीनों फॉर्म में पाया जाता है। हाँ, रूम टेम्परेचर पे तो तीनों फॉर्म में नहीं पाया जाएगा। जब टेम्परेचर में हम वेरिएट करेंगे, टेम्परेचर को हम बढ़ाएंगे घटाएंगे, तब जाके ये वाटर अपने ओरिजिनल फॉर्म या लिक्विड फॉर्म को चेंज करके या तो वो सॉलिड बन सकता है या तो गैस बन सकता है, यानी कि या तो आइस बन सकता है या तो वो स्टीम बन सकता है। ठीक है, तो देखिए अभी आप लोग ये समझ रहे थे कि फिजिकल स्टेट के बेसिस पे मैटर या किसी भी मटेरियल को, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं। आपको समझना है कि अपीयरेंस पे बेसिस पे, दिखने के बेसिस पे हम लोग आप मटेरियल्स को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो अपीयरेंस के बेसिस पे हम लोग मटेरियल्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला होता है लस्ट्रस मटेरियल, लस्ट्रस मटेरियल, और दूसरा होता है नॉन लस्ट्रस मटेरियल, लस्ट्रस मटेरियल एंड नॉन लस्ट्रस मटेरियल। ठीक है, यानी कि वैसे मटेरियल्स जिसके पास चमक हो, जो शाइनिंग प्रॉपर्टी हो, जो शाइन करता हो, जो चमकता हो, वैसे मटेरियल्स जिसके पास शाइनिंग सरफेस हो, शाइनिंग प्रॉपर्टी हो, चमकने का प्रॉपर्टी हो, उस तरह के मटेरियल्स को हम लोग लस्ट्रस मटेरियल्स कहते हैं। और जिस मटेरियल्स के पास शाइनिंग प्रॉपर्टी ना हो, चमकता ना हो, फेंट हो, भद्दा हो, आपका एक ही कलर में हो, वो शाइनिंग ना करता हो, दैट इज कॉल्ड नॉन लस्ट्रस मटेरियल। लस्ट्रस मटेरियल में से कॉपर है, लस्ट्रस मटेरियल है, सिल्वर लस्ट्रस मटेरियल है, आयरन लस्ट्रस है, गोल्ड लस्ट्रस है, डायमंड लस्ट्रस है, ये सब आपका लस्ट्रस मटेरियल। अब नेक्स्ट है आपका चेयर। चेयर कहाँ चमकता है ना सर? चेयर तो नहीं चमकता है। ठीक है, नेक्स्ट मैग्नेट। मैग्नेट कहाँ चमकता है? टेबल कहाँ चमकता है? ये आपका मार्कर कहाँ चमक रहा है? ये क्लॉथ कहाँ चमक रहा है? ठीक है, तो ये सब क्या है? नॉन लस्ट्रस मटेरियल है, जिनके पास शाइनिंग प्रॉपर्टी ना हो, जिनके पास चमकने की प्रॉपर्टी ना हो। ठीक है, वो क्या होते हैं? नॉन लस्ट्रस मटेरियल होते हैं। ठीक है, ये हम लोग पढ़ रहे थे अपने मटेरियल्स को क्लासिफाई करने का बेसिस या आधार, कि किस तरीके से हम लोग मटेरियल्स को क्या करेंगे? क्लासिफाई करेंगे। तो यहाँ पे आके हम लोग का जो फर्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का वो खत्म होता है। अब हम लोग अपने सेकंड पार्ट की तरफ पढ़ेंगे। तो पार्ट 1 में हमने क्या क्या पढ़ा, थोड़ा सा एक शॉर्ट रिव्यू आपको हम दे देते हैं कि जो हम लोग का पार्ट 1 था इसमें हम लोग क्या क्या समझे। तो पार्ट 1 में सबसे पहले तो हम लोग ये समझे थे कि आपके डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से आपके आसपास दिखते हैं। साथ ही साथ उसके बाद हम लोग ये भी समझे थे कि क्लासिफिकेशन क्या होता है या क्लासिफिकेशन का एडवांटेज क्या है, क्लासिफिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, यानी कि उसके एडवांटेज जो है वो क्या है। क्लासिफिकेशन एंड इट्स एडवांटेज। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखे थे अपने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, कि क्लासिफिकेशन का बेसिस जो है वो क्या होता है। तो क्लासिफिकेशन का बेसिस तो खैर बहुत कुछ होता है। सबसे पहले आपका क्लासिफिकेशन का बेसिस फिजिकल स्टेट होता है, फिर आपका हार्डनेस होता है, अपीयरेंस होता है, सॉलिबिलिटी होता है, ट्रांसपेरेंसी होता है, डेंसिटी होता है। और उससे पहले भी आपको हम क्लासिफिकेशन के दो बेसिस बताए थे। पहला लाइफ के बेसिस पे, जो कि आपके दो पार्ट में आपके ऑब्जेक्ट बांटे गए थे, एक लिविंग थिंग्स और दूसरा था नॉन लिविंग थिंग्स। और दूसरा, और उसके बाद आपको बताया था दूसरा बेसिस सोर्सेज के बेसिस पे। तो सोर्सेज के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन था वो था मैनमेड थिंग्स, मैनमेड थिंग्स और नेचुरल थिंग्स, मैनमेड थिंग्स और नेचुरल थिंग्स। उसके बाद आपको हम समझाए थे क्या? फिजिकल स्टेट, कि फिजिकल स्टेट के बेसिस पे ऑब्जेक्ट्स को कितने पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। तो इसमें आपको हम बताए थे कि फिजिकल स्टेट के बेसिस पे ऑब्जेक्ट्स सॉलिड, ठीक है, लिक्विड और गैसियस स्टेट में क्या होते हैं? डिवाइड होते हैं। उसके बाद आपको हम लास्ट में अभी बताएं कि अपीयरेंस के बेसिस पे, अपीयरेंस के बेसिस पे हम ऑब्जेक्ट को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो इसमें भी आपका दो टाइप था, पहला था लस्ट्रस मटेरियल और दूसरा था
नॉन लस्ट्रस मटेरियल, लस्ट्रस मटेरियल एंड नॉन लस्ट्रस मटेरियल। ठीक है, तो यहाँ पे आके हमारा जो पार्ट 1 है उसका द एंड होता है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे इसके आगे के टॉपिक्स, यानी बाकी जो हमारे क्लासिफिकेशन का बेसिस बचा हुआ है इसके आगे के टॉपिक्स के साथ, यानी पार्ट 2 में। तब तक के लिए थैंक यू और मन लगा कर पढ़ाई कीजिए।